मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी के जैसे ही पेड़ छुए, उन्होंने हाथ पकड़ा और पीछे किया और मुझसे बोले ये विकसित भारत है, उभरता हुआ भारत है, ये झुकेगा नहीं, ये उड़ेगा। एक छोटे से कस्बे का एक लड़का जो महज 21 साल का है, उसको माननीय राष्ट्रपति महोदय द्वारा जो इस भारत देश की सबसे बड़ी कहें तो एक संवैधानिक गौरवान्वित क्षण तो है, साथ ही साथ एक जिम्मेदारी है, और वो जिम्मेदारी है विकसित भारत @ 2047 की। जिनसे कल से पता चला तो माननीय विधायक जी के द्वारा और अन्य सभी जनप्रतिनिधियों के द्वारा, लोगों द्वारा शुभकामनाओं का नाम अभी तक बंद। 30 लाख युवाओं ने उसमें रजिस्टर्ड किया और उनमें से सिर्फ 20 युवाओं का चयन हुआ लगभग 5 चरणों के बाद, जो माननीय प्रधानमंत्री जी के समक्ष बोलेंगे। विधायक जी का हर संभव मुझे सहयोग मिला है। मैं जब भी किसी प्रतियोगिता में जाता हूँ तो उनसे मिलकर ही जाता हूँ। उनका आशीर्वाद मुझे हमेशा मिलता है, क्योंकि पढ़ियो। लेकिन उनका एक प्रण था कि मैं भले नहीं पढ़ पाया, लेकिन मैं अपने बच्चों को पढ़ा करते थे। माली हैं तो जैनों का मंदिर हमारा करना एक धर्म था। जैनों का मंदिर करना, ठेला धकाना और बागवानी करना, ये हमारा काम। विकास त्रिवेदी जी की मैंने रील देखी थी कि वो बात विवाद करते थे। नमस्कार, आप सुन रहे हैं श्रोन की आवाज और आज इस विशेष कड़ी में जुड़ने जा रहे हैं उस युवा नेतृत्व से जिसकी सोच में दिशा है, शब्दों में शक्ति और संकल्प में संपूर्ण भारत के लिए कुछ कर गुजरने की चाह। जिन्होंने NEP ब्रांड एम्बेसडर बनकर शिक्षा नीति से लेकर विचार मंचों तक युवा नेतृत्व का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत किया है। देश भर के यूथ पार्लियामेंट्स, डिबेट मंचों और राष्ट्रीय आयोजनों में जिनकी उपस्थिति अब एक पहचान बन चुकी है। भाई अभिषेक जी आज हमारे साथ हैं एक प्रेरणा बनकर। चलिए जानते हैं उनके अनुभव, उनकी यात्रा, उनके सपनों की बातें श्रोन की आवाज में। तो बहुत बहुत स्वागत है अभिषेक जी आपका हमारे इस कार्यक्रम में, श्रोन की आवाज में। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद श्रोन की आवाज़ के पॉडकास्ट चैनल का, जिनने मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया। सबसे पहला प्रश्न हम ये जानना चाहेंगे, आपको राष्ट्रपति जी से मिलने का न्योता मिला, यह सुनकर कैसा लगा? राष्ट्रपति भवन से आमंत्रण मिलना किसी भी युवा के लिए गौरव की बात है। आपके मन में उस समय क्या चल रहा था, कैसा अनुभव रहा? कहें तो मेरे जीवन का एक अद्भुत पलों में से और अनुभवों से वो एक रहा। लगभग कल मुझे माननीय राष्ट्रपति महोदय द्वारा इन्विटेशन प्राप्त हुआ डाक विभाग के द्वारा। एक ऐसी अनुभूति थी जैसे निशब्द हो चुका होता मैं उस समय। एक छोटे से कस्बे का एक लड़का जो महज 21 साल का है, उसको माननीय राष्ट्रपति महोदय द्वारा जो इस भारत देश की सबसे बड़ी कहें तो एक संवैधानिक पद पर प्रथम व्यक्ति पर विद्यमान है, वो मेरे कुछ कार्य हैं पिछले कुछ महीनों के, उनसे प्रभावित होकर उन्हें लगा कि एक युवा है विदिशाओं की लटेरी में, जिसे आमंत्रित करना चाहिए। उन्होंने मुझे इस काबिल समझा। ये सुनकर ही मैं काफ़ी गौरवान्वित क्षण है, और साथ ही साथ मैं कहना चाहूँगा ये गौरवान्वित क्षण तो है, साथ ही साथ एक जिम्मेदारी है, और वो जिम्मेदारी है विकसित भारत / 2047 की, जो हमारे कंधों पर है। ये युवाओं के विज़न में दिखनी चाहिए कि हम विकसित भारत को प्राप्त करेंगे। निश्चय ही ये जब मुझे पता चला कि माननीय महोदय ने मुझे आमंत्रित किया है, सुनकर काफ़ी खुशी हुई, और मुझसे ज़्यादा खुशी मेरे क्षेत्र को लोगों से हुई। जिस दिन से कल से पता चला तो माननीय विधायक जी के द्वारा और अन्य सभी जनप्रतिनिधियों के द्वारा, लोगों द्वारा शुभकामनाओं का नाम अभी तक बंद नहीं। प्रधानमंत्री जी से मुलाकात का अनुभव कैसा रहा? आपने विकसित भारत युवा संसद में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से बातचीत की, वह पल आपके लिए कितना खास था, और वहाँ आपने जो सुझाव रखे उनका क्या महत्व था? ये पल मेरे लिए जीवन का सबसे अनमोल पलों में से एक था। एक किसान का बेटा, एक मध्यम वर्ग से आने वाला व्यक्ति, अगर माननीय प्रधानमंत्री जी के सामने उसे कुछ वक्तव्य कहने का मौका मिल पा रहा है तो ये हमारी सरकार की पारदर्शिता की नीति है। ये युवा मंत्रालय का एक कार्यक्रम था जिसका नाम था विकसित भारत यंग लीडर डायलॉग्स, जिसमें मैंने प्रतिभाग किया था, और देश भर से 30 लाख युवाओं ने उसमें रजिस्टर्ड किया, और उनमें से सिर्फ 20 युवाओं का चयन हुआ लगभग 5 चरणों के बाद, जो माननीय प्रधानमंत्री जी के समक्ष बोलेंगे। तो मुझे सौभाग्य मिला माननीय प्रधानमंत्री जी के समक्ष बोलने का, और जो मेरा विषय था वो था कृषि में किस प्रकार उत्पादकता बढ़ाई जा सकती है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी के समक्ष हमने जो हमारे विचार थे हम युवाओं के, कि कृषि में किस प्रकार नवाचार को लाया जा सकता है, वो विचार हमने उनके सामने रखे। एक सबसे बड़ा अनुभव तो मेरा ये रहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी को जब हम सुन रहे थे प्रेजेंटेशन के बाद और प्रेजेंटेशन से पहले भी, उसमें बहुत कुछ सीखने को मिला। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो एक ओरा चलता है, जब वो जैसे ही 3000 लोगों से भारत मंडपम खचाखच भरा हुआ था, ना जाने कितने यूनियन मिनिस्टर थे, इंटरनेशनल नेशनल आइकन उस समय भारत मंडपम में मौजूद थे। युवा दिवस के दिन माननीय प्रधानमंत्री जी आते हैं, पूरे 3000 लोगों के एक सदनों में एक ऐसी ऊर्जा का प्रभाव होता है जो हमें लगता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के जो एक छवि है या उनकी एक प्रभावशालीता है जो हमें प्रभावित करती है। वो हमारे पास आते हैं, जो 20 लोग थे प्रेजेंटेशन करने वाले, माननीय प्रधानमंत्री जी बहुत सरल और विनम्र हैं। वो हमारे पास आते हैं और कहते हैं कि मैं भी आपके ही जैसा हूँ, आप घबराइएगा नहीं।
उन्हें बता दिया गया था मनसुख मांडविया जी द्वारा, मतलब जो युवा मंत्री भारत सरकार हैं, कि आप घबरा रहे हैं बच्चे, थोड़ा आप बात कर लीजिए। फिर जैसे ही एक 1 by 1 हमारा जब प्रेजेंटेशन माननीय प्रधानमंत्री जी के समक्ष हुआ, तो जब मेरा 6वें नंबर का प्रेजेंटेशन था माननीय प्रधानमंत्री जी के समक्ष, मैं गया, उनके सामने हमारे जो विचार थे, एक ऐसी अनुभूति थी जिसको हमें किताबों के पन्नों पर देखा, न्यूज़पेपरों के पन्नों पर देखा, टीवियों पर देखा, और जिस व्यक्ति के लिए हमारे देश के हर नागरिक के दिल में एक सम्मान की भावना है, वो व्यक्ति आपसे महज 20 फीट दूर आपको टकटकी लगा के सुन रहा है, वो एक सपना मात्र था मेरे लिए। और इससे बड़ी बात मैं आपसे बताना चाहूँगा, जब प्रेजेंटेशन ख़त्म हुआ, 10 प्रेजेंटेशन समाप्त होने के बाद प्रधानमंत्री जी के पास हमें एक सामूहिक फोटोग्राफ हुआ था उनके साथ। उस फोटोग्राफ में माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूछा कि कहाँ से हो, कहाँ से हो, कैसे हो, पापा का नाम क्या है, किस ज़िले से आते हो। तो मैंने बड़े गर्व के साथ कहा कि सर विदिशा के सिरोंज लटेरी से आता हूँ, अभिषेक सुमन नाम है और किसान का बेटा। तो उन्होंने कहा कि कृषि में नए नए नवाचारों को करते रहिए, जैविक खेती को प्रोत्साहित कीजिए। अब एक स्वाभाविक है, जब कोई हम एक से व्यक्तित्व से मिलते हैं तो हाथ पेड़ छूने को तो करता है। मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी के जैसे ही पेड़ छुए, उन्होंने हाथ पकड़ा और पीछे किया और मुझसे बोले कि ये विकसित भारत है, उभरता हुआ भारत है, ये झुकेगा नहीं, ये उड़ेगा। वो एक ऐसा पल था कि देश का प्रधानमंत्री आपके कंधे पे हाथ रख के कह रहा है कि आपको उड़ना है और विकसित भारत बनाना है। तो वो एक आनंदित पल था, गौरवान्वित पल था, और उससे ज़्यादा एक पल था कि एक जिम्मेदारी का, और वो जिम्मेदारी है हम सब युवाओं के कंधों पर विकसित भारत की। इस प्रकार मेरा अनुभव रहा, जो अस्मरणीय था, जिसे कभी जीवन में भुलाया ही नहीं जा सकता। विधायक जी का आपके सफर में कैसा योगदान रहा? क्या उन्होंने किसी मोड़ पर मार्गदर्शन या सहयोग किया? कोई खास घटना जो आप साझा करना चाहें हमारे मंच के माध्यम से? विधायक जी का हर संभव मुझे सहयोग मिला है। मैं जब भी किसी प्रतियोगिता में जाता हूँ तो उनसे मिलके ही जाता हूँ। उनका आशीर्वाद मुझे हमेशा मिलता रहा है। मैं अगर एक घटना कहूँ तो मुझे एक घटना याद आती है उनसे मिलने की। वक्त था 2023 के विधानसभा चुनावों का, और उस समय भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा एक भाषण प्रतियोगिता का आयोजन हुआ सिरोंज में। तो मैं लटेरी से एक सामान्य प्रतिभागी बनकर आया, और माननीय विधायक जी को उस वर्ष में 5 मिनट के लिए आना था। 5 मिनट का उनका समय था। गौशाला में हुआ था कार्यक्रम। माननीय विधायक जी की युवाओं के प्रति जो रुचि है, युवा मामलों में लेकर, उन्हें लगा कि युवा बोल रहे हैं। उन्होंने अपने आने वाले 2 या 3 कार्यक्रम थे, उनके पूरे कार्यक्रमों को कैंसिल किया, और पूरे जितने भी वक्तव्य थे या जितने भी प्रतिभागी थे उन सबको सुना। ये दिखाता है कि एक माननीय विधायक जी कितने गंभीर हैं युवाओं को लेकर। और निसंदेह मैं जब भी मुझे मार्गदर्शन की आवश्यकता पड़ती है, जब मैं दिल्ली गया या कहीं भी जाता हूँ, तो मुझे मार्गदर्शन करते हैं। शुभकामनाओं के लिए अगर सबसे पहले फ़ोन आता है तो वो मेरे पास विधायक जी का आता है। परिवार का सहयोग कैसा रहा? क्या आपके परिवार ने हमेशा साथ दिया? कहीं कहीं पर विरोध या संकोच की भावना आई? मुझे लगता है इसमें सबसे महत्वपूर्ण कड़ी परिवार होती है, क्योंकि परिवार के बिना कुछ संभव नहीं है। ये सब जो आपको सहयोग मिलता है वो भारी होता है, लेकिन अगर आप आंतरिक रूप से सशक्त हैं तो उसमें परिवार की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। मेरे जो बड़े भैया हैं और जो हम 3 भाई हैं, मेरे दोनों भाइयों का और माता पिता का जो सहयोग मिलता है, मैं जिस भी कार्यक्रम में जाता हूँ, उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि इसमें मत जाइए या इससे क्या लाभ है क्या लाभ नहीं है। उन्होंने कहा कि तुम आगे बढ़ो, तुम जाओ, हम तुम्हारे साथ हैं पीछे। यही एक मार्गदर्शन बनता है, इंस्पिरेशन मिलती है अंदर कि जब परिवार हमारे साथ है तो हम कहीं भी जा सकते हैं। और मुझे लगता है कि जिस व्यक्ति का परिवार उसके साथ है, वो ये तो काफ़ी छोटे पायदान है, वो काफ़ी बड़े पायदान पर जा सकता है। इसके अलावा हम जानना चाहेंगे आपके परिवार का बैकग्राउंड कैसा है, किस तरह का परिवार, घर में कौन क्या करता है, इसके बारे में हमारे दर्शकों को। अब मेरा अगर पारिवारिक पृष्ठभूमि की बात की जाए तो मैं आपको बस इतना ही बताना चाहूँगा कि जो हमारे पापा थे वो किसान हैं। पिताजी आज भी किसानी करते हैं और कुछ समय तक उन्होंने ठेला दिखाया लगभग। और हमारे पापा बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं हैं, ये उनके मन में मलाल रहा। हमारे जो दादाजी थे वो फूलों का काम करते थे, कोई आर्थिक साधन नहीं था जिससे कुछ पैसे कमाए जा सकें। तो पापा जैसे ही समझदार हुए, स्कूलों की तरफ राहें देखते, इसलिए राहों में उन्होंने सब्जी बेचना चालू कर दिया। ये एक दुविधा रही या दुर्भाग्य रहा उनके साथ, लेकिन उनका एक प्रण था कि मैं भले नहीं पढ़ पाया लेकिन मैं अपने बच्चों को पढ़ाऊँगा। जब 2011 में हमारे जो बड़े भैया थे वो उन्होंने साइंस से लटेरी जब टॉप किया तो उनको इंदौर का एक कॉलेज मिला, तो उसमें पैसे नहीं थे घर में कि उनको हम बाहर भेज सकें। तो पिताजी ने उस समय 50,000 रुपये कर्जे से लेकर भैया को पढ़ाया। तो मुझे लगता है कि पिताजी और हमारी जो पृष्ठभूमि है वो काफ़ी निम्नतम है। मैं निम्न से भी जो निम्न होती है वो है, और जो कुछ है सब मुझे लगता है कि आशीर्वाद है ईश्वर का जो यहाँ तक पहुँचे हैं। और
ईश्वर की अगर अनुकंपा रही तो और आगे तक की यात्रा तय करेंगे। मुझे सबसे ज़्यादा अगर कोई प्रेरणा का स्रोत लगता है तो वो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हैं। एक ऐसा व्यक्तित्व जो एक सामान्य परिवार से निकलता है, गुजरात के एक छोटे से गांव में एक सामान्य परिवार से आना, तो मैं उनसे काफ़ी कुछ सीखता हूँ क्योंकि मेरी पृष्ठभूमि भी किसान की है। हम जैनों का मंदिर करते थे, माली हैं, तो जैनों का मंदिर हमारा करना एक धर्म था। जैनों का मंदिर करना, ठेला धकाना और बागवानी करना, ये हमारा काम था। वो चाय का काम करते थे। देश के लिए समर्पित होकर, और इस उम्र में आप देखिए 75 साल की उम्र में जो उनमें जोश है, जो उनमें प्रेरणा है, जो विज़न है, वो मुझे काफ़ी प्रभावित करता है, वो ऊर्जा देता है। और उनसे मिला तो वो ऊर्जा और काफ़ी दुगनी हो चुकी है। दिल्ली यूनिवर्सिटी से अब तक आपको सबसे बड़ा सबक क्या मिला? शैक्षणिक जीवन में साथ साथ अनुभव और व्यवहार स्तर में आपने क्या सीखा? दिल्ली विश्वविद्यालय जाना मेरा 12वीं से ड्रीम बन गया था। विकास द्विवेदी जी की मैंने रील देखी थी कि वो वाद विवाद करते थे, तो मैं भी स्कूल में वाद विवाद में थोड़ा सक्रिय था, भाषण वगैरह देता ही था। तो मुझे लगता था कि दिल्ली विश्वविद्यालय जाना है और वाद विवाद डिबेटिंग कॉम्पिटिशन जीतना है और करना है। तो लगभग मैंने 2.5 या 3 सालों के अंतर्गत 100 से ज़्यादा वाद विवाद प्रतियोगिताएँ जीती। अगर सबसे बड़ी बात अगर सीखी है तो मैंने वो वाद विवाद प्रतियोगिताओं से ही सीखी है। अगर सबसे बड़ी चीज़ अगर मैंने वहाँ से सीखी है, मैंने यही सीखा है कि जो आप सत्य देखते हो या आप जो सही सोचते हो वो आपके लिए सही हो सकता है। हर इंसान के लिए सच अलग होता है, आपकी नज़र में वो अलग हो सकता है। क्योंकि जब दिल्ली विश्वविद्यालय गया तो वहाँ पे हर राज्य के, हर स्टेट की डाइवर्सिटी बहुत है। वहाँ पर हर समुदाय से मिलने का मौका मिला, उनकी सोच जानने का मौका मिला। तो लगा कि सत्य एक नहीं होता, सत्य 1000 होते हैं। और जो हम सत्य को पहचान सकें कि असली सत्य क्या है, ये हम पहचान कर लें तो हम मनुष्य नहीं हैं। तो सत्य काफ़ी है, ये मैंने सीखा। मैं तो वहाँ पे सॉल्व संस्था का मकसद क्या है? आप मध्य प्रदेश के लिए स्कूल ऑफ अल्टीमेट लीडरशिप के चेयरपर्सन हैं। इसका उद्देश्य क्या है और इसमें आप किन चीज़ों को फोकस कर रहे हैं? इसके लिए मैं लेकर चलता हूँ आपको। जब माननीय प्रधानमंत्री जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, गुजरात के, तो वहाँ पर ये मोदी जी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट था गिफ्ट सिटी। उसके अंदर उनका एक विचार था कि हम क्यों ना एक ऐसे इंस्टीट्यूट या किसी संस्थान का विकास करें जो लीडरशिप के बारे में सिखाए, नेतृत्व के बारे में सिखाए। हम नेतृत्व का जब हम सुनते हैं तो हम राजनीति की तरफ सोचने लगते हैं, लेकिन वर्तमान समय में नेतृत्व हर जगह आवश्यकता होता है। आप जिस भी अगर गवर्नमेंट जॉब करते हैं, व्यापारी हैं या एक नॉर्मल नागरिक भी है, तो आपको नेतृत्व कला आनी चाहिए। तो मोदी जी का एक सपना था कि हम एक ऐसा इंस्टीट्यूट बनाएं। तो वो इंस्टीट्यूट अभी हाल ही के वर्षों में तैयार हुआ और उसका पहला कार्यक्रम हुआ था फरवरी 2025 में भारत मंडपम में। तो उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी आए, उसका पहला उद्घाटन किया। सोल का सीधा सा मकसद ये है कि हम किस प्रकार जो भारत देश में रहने वाले युवा हैं, जो लोग हैं, उनको कैसे नेतृत्व कला के बारे में सिखाएं। और अगले वर्ष मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है मध्य प्रदेश के बतौर सोल चेयरपर्सन के रूप में कि हम अगले साल सोल का जो मेन संस्थान है गुजरात में, कई सारे कोर्सेज वहाँ पे शुरू हो रहे हैं जो हमारे नेतृत्व के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होंगे। आप लटेरी और सरोंज को किस नज़र से देखते हैं? वहाँ सबसे ज़रूरी बदलाव क्या होना चाहिए? देखिए, काफ़ी सालों से 2-4 मुद्दे रहे हैं जो सरोंज की जनता भी चाहती है और माननीय विधायक जी का प्रयास भी रहा है। एक है कि रेलवे लाइन लाओ, सरोंज जिला बनाओ। ये नारा अभी भी चलता है और पहले भी चलता रहा है। हम सबकी आशा है कि सरोंज जिला बने और वहाँ पर रेलवे लाइन आए। विधायक जी हर संभव इसके लिए प्रयास कर रहे हैं, आयोग का गठन भी किया गया है। तो मैं भी यही सोचता हूँ। और इसके अलावा अगर युवा के क्षेत्र में किया जाए, मैं एक युवा हूँ, तो मैं सोचता हूँ कि सरोंज लटरी के युवा हैं वो इस क्षेत्र में आगे आएँ। उसमें जो नेतृत्व कला है जिसकी अभी हम बात कर रहे हैं, वो सरोंज लटरी के युवा में और ज़्यादा निखरे और हमारा जो युवा है वो रोजगार उन्मुखी बने। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ऐसे कई कार्यक्रम हो रहे हैं और सरोंज लटेरी का आने वाला भविष्य काफ़ी स्वर्णिम है। बस ऐसे जिला बन जाए तो काफ़ी सारी यहाँ पे अवसर खुल सकते हैं यहाँ की युवाओं के लिए। क्या राजनीति में आने की सोच है? आप भविष्य में राजनीति में आते हैं तो आपकी प्राथमिकताएं और सोच क्या रहेंगी? देखिए, प्राथमिकताएं तो दूर की बात है। अभी तक जो सफ़र रहा है वो मुझे अवसर मिलते हैं, मैं चला जाता हूँ। मेरी ऐसी कोई सोच नहीं है राजनीति विशेष में आने की। बस ये सोचता हूँ कि हमारे समाज के लिए कैसे बेहतर किया जा सकता है। मैं बोलता हूँ तो मुझे लगता है मेरी क्षेत्र की जनता भी मेरे साथ है, मेरे लटेरी के लोग भी मेरे साथ हैं, तो मुझे लगता है हम उनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। राजनीति में आना ना आना ये सवाल नहीं है। मैंने ये कि हम हमारे समाज के लिए कैसे कर सकते हैं, उनको कैसे सर्व कर सकते हैं, मेरा फोकस इस पर रहता है। और प्राथमिकताएँ तो युवा कल्याण है, बस यही है। आपका नजरिया, व्यवहार या सोच में क्या खास अंतर आया है? इतनी उपलब्धियों के बाद भी खुद में सबसे बड़ा बदलाव क्या महसूस करते हैं? लगभग आज 8वां महीना अगस्त चल रहा है और ये सिलसिला मेरा लगभग जनवरी 2025 नई साल से प्रारंभ हुआ।
मैं लगभग इन 8 माह के अंतर्गत इस देश के प्रधानमंत्री जी से लेके इस देश के नामी दनामी व्यक्तियों से मिला, जिसमें हमारी किरण बेदी जी हैं, अश्विनी आनंद हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं। मैंने उनमें मेरे अंदर ये बदलाव आया कि आप जितने बड़े होते हैं, जितने बड़े पद पर जाते हैं, आप में विनम्रता, सादगी उतनी अधिक होती है। तो एक मैंने ये सीखा कि किस प्रकार हमारे जीवन में कुछ नहीं बड़ी उपलब्धि क्यों ना आ जाए, एक सादगी, विनम्रता, ये भाव हमेशा रहना चाहिए। और मैं कोशिश करता हूँ कि किस प्रकार इस भाव को हमारे अंदर जिंदा रखा जाए, और यही भाव है जो हमें आगे बढ़ने के लिए मदद कर सकता है। गांव और छोटे छोटे कस्बों के युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे, जो युवा आज भी सिरोंज या लटेरी के कस्बों में बैठकर बड़े सपने देख रहे हैं, उन्हें आप क्या सलाह देंगे? बिल्कुल, सिरोंज लटेरी में से अनेक युवाएं हैं जिनके सपने बड़े हैं, बस उनको अवसर नहीं मिल पा रहा है। उनके लिए यही कहना चाहूँगा कि अवसर की तलाश करना पड़ता है, कुछ बैठे बिठाए मिलता नहीं है। हमें ऐसा कुछ होना चाहिए, अगर हम किसी चीज़ में जाना चाहते हैं तो हमारे माइंड में वो ही चलना चाहिए। मैं जब प्रधानमंत्री जी से मिला, आपको ये चीज़ लगी होगी मैं एकदम से मिल गया, लेकिन मैं काफ़ी पहले से ये चीज़ सोचता था कि मैं प्रधानमंत्री जी से कैसे मिल सकता हूँ। तो जब वो चीज़ एकदम आई तो मैंने उसको पकड़ा और उसको पा लिया। तो यही हमें ज़रूरत है कि हम जो सोचें वो माइंड में आए और हम उसके लिए कार्यरत परमानेंट रहें। जो हम सोच रहे हैं वो हमारे दिमाग में चलता रहिए। और एक बहुत खूबसूरत लोग कहते भी हैं, जो आप सोचते हो वो आप बन जाते हो। तो सबसे प्राइमरी थिंग है कि आपका सोचना होना चाहिए। सोचने के बाद आपको उसके लिए कुछ एक्शन लेना चाहिए उस क्षेत्र में, और आप अपने आप सब कुछ होता चला जाता है। बस ज़रूरत है एक कदम आगे चलने की। अभिषेक जी, एक क्वेश्चन और हम आपसे करना चाहेंगे कि आजकल का युवा सोशल मीडिया के माध्यम से अपना समय बर्बाद कर रहा है। ऑनलाइन गेमिंग, सट्टा, इनका भी आदी हो रहा है। नशे में भी लिप्त होता जा रहा है, तरह तरह का नशा देखने को मिल रहा है। इस पर आप आज के युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? अभी आपने बहुत सही बात कही। हम जहाँ विकास उन्मुखी होना चाहिए था, लेकिन अभी हमारे समाज और खासकर युवा वर्ग में नशा, ऑनलाइन गेमिंग, सट्टा और मोबाइल पे समय बर्बाद करना ये काफ़ी दिख रहा है। कोविड के बाद हमारे अंदर एक परिवर्तन आया कि हमने मोबाइल को जितनी अच्छे लिए अडॉप्ट किया था, उसका उतना बड़ा प्रभाव हमारे बच्चों पे दिख रहा है। पहले ये था कि 12 के बाद मोबाइल आता था, बट जब कोविड का सीज़न आया तो एजुकेशन के पर्पज़ से हर छोटे बच्चे को मोबाइल आसानी से मिल रहा है। लेकिन हम ये नहीं समझ पा रहे कि वो छोटे बच्चों को क्या देखना चाहिए, क्या यूज़ करना चाहिए। इसके लिए सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह कि हमारे जो माता पिता हैं उनको इस पर विशेष ध्यान रखना होगा। और साथ ही साथ जिस स्कूल में वो पढ़ते हैं, शिक्षकों की भी एक भागीदारी इसमें हो जाती है। ऑनलाइन सट्टा और नशा की अगर मैं बात करूं तो ये सबसे बड़ी बात है कि आप जब मोबाइल पे समय बर्बाद करते हो, एक चाहत होती है कि आपको बहुत जल्दी अमीर बनना है और बिना कुछ करे अमीर बनना है घर बैठे बैठे। वो चाहत ही है आपको जो गलत रास्तों पे लेके जाती है। तो हमें एक प्रैक्टिकलिटी की ज़िंदगी जीनी होगी। रील पे देख के हम किसी के विलासिता देख के, किसी का प्रोफाइल देख के हमें लगता है हमको भी ऐसा बनना है। इसके लिए क्या हो सकता है? उसके लिए मेन नीड आता है पैसा। पैसा कहाँ से मिलेगा? अरे ये कर लो, वो कर लो, फिर गलत रास्तों में जाते हो। तो हमें प्रैक्टिकलिटीज़ में जीना होगा कि हम ऐसे, ये शॉर्ट टर्म प्लान है जो आपको आज सक्सेस दे रहे हैं, लेकिन आगे सक्सेस देंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। और नशे का तो मैं यही कहूँगा, नशा के लिए गवर्नमेंट जितने इनिशिएटिव ले रही है वो ले रही है, लेकिन हम हमारे स्तर पे क्या कर सकते हैं? मैं देखता हूँ कि सिरोंज लटेरी की बात आपको मैं बता रहा हूँ, छोटे गुटखा पाव मसालों की दुकान पे 10-10, 12-12 साल के युवा सिगरेट लेते हैं। और ना जाने युवा कुछ दारू, सिगरेट, ड्रग्स, ये चीज़ें काफ़ी हमारे समाज में आ रही हैं। इसके लिए हर एक नागरिक की भूमिका है। वो दुकान देने वाला जो सिगरेट बेच रहा है उसकी भी जिम्मेदारी है मैं इसे ना दूँ, और हमारे माता पिता इस पर विशेष ध्यान रखें। और इसमें एक सामूहिक प्रयास की ज़रूरत है जिससे ये कुछ संभव हो पाएगा। तो ये थे अभिषेक सुमन जी, एक ऐसा नाम जो सिर्फ लटेरी या मध्य प्रदेश की नहीं बल्कि भारत के भविष्य का प्रतीक बन चुके हैं। इनकी सोच, नेतृत्व और ऊर्जा आज हर युवा को संदेश देती है कि सीमाएं सिर्फ सोच की होती हैं। अवसर हर उस व्यक्ति के लिए है जो ईमानदारी और मेहनत से आगे बढ़ना चाहता है। सिरोंज की आवाज़ को सुनने और जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको ये बातचीत प्रेरणादायक अच्छी लगी हो तो शेयर करें, और ऐसे ही प्रभावशाली व्यक्ति से जुड़ने के लिए हमारे चैनलों को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। इस पूरे पॉडकास्ट में आपने देखा अभिषेक जी का स्वभाव से मैं सबसे ज़्यादा प्रेरित हुआ। बहुत ही नॉर्मल स्वभाव है। इतने ऊंचे पद पर, उतने ऊंचाई तक जाने के बाद भी अभी हमें ऐसा कुछ परिवर्तन में देखने को नहीं मिला। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे इस कार्यक्रम में पधारने के लिए और अपने प्रेरणादायक विचार हमारे मंच के माध्यम से हमारे श्रोताओं तक पहुँचाने के लिए। मैं आपका भी धन्यवाद करता हूँ सिरोंज की आवाज़ का, जिसने मुझे इस पॉडकास्ट में आमंत्रित किया। मुझे भी आपसे मिलकर बेहद खुशी हुई और आपके द्वारा किए गए कार्य भी मुझे काफ़ी प्रभावित किए हैं। मुझे आशा है कि सिरोंज की आवाज़ आने वाले समय में एक महत्वपूर्ण मीडिया कड़ी में आकर एक महत्वपूर्ण प्रभाव और प्रक्रिया को निभाएगा सिरोंज के अंदर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।